साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए एमपी पुलिस, ग्रुप डी, एनटीपीसी, रेलवे और अन्य सभी परीक्षाएं जिसमें कि आपका विज्ञान के प्रश्न पूछे जाते हैं। उन सभी परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण यह प्रश्न, जिसमें हम आज कवर करेंगे जंतु विज्ञान वर्गीकरण के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। देखिए, एमपी पुलिस का भी एग्जाम चल रहा है और एमपी पुलिस के हर एक शिफ्ट में 3 से 4 प्रश्न इस जो है वर्गीकरण से देखने को मिल रहे हैं। कभी-कभी आपको 2 चित्र दे देते हैं, 2 चित्र दिए रहेंगे, वो चित्र में से प्रश्न पूछे जाएँगे कि ये चित्र जो है वो किस श्रेणी का है, किस संघ के अंतर्गत आता है। तो आज हम आपको जो वीडियो कराने वाले हैं, इसमें हर एक प्रश्न के बारे में आपको डिटेल में जानकारी देंगे, उसके चित्र को दिखाएँगे, जिससे कि अगर ये चित्र आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं, तो आप आसानी से बता सकते हैं कि ये किस संघ के अंतर्गत आते हैं, या फिर ये किसका चित्र है, या फिर ये एक कोश की है, या फिर बहुकोश की है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। थोड़ा-सा आपको टफ लग सकता है वीडियो, लेकिन आपके 3 से 4 प्रश्न यहाँ पर बिल्कुल पक्के हो सकते हैं। 3 से 4 नंबर आपको ये पक्के हो सकते हैं, जिसको लोग छोड़ कर के आ रहे हैं। आप इसको अटेम्प्ट करके आएँगे तो आप दूसरों से आगे निकल सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। मलेरिया परजीवी तथा अमीबा को किस श्रेणी में रखा जाता है? प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा या फिर एनालिडा? बताइए किस श्रेणी में रखा जाता है मलेरिया परजीवी तथा अमीबा को? चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है ए, यानी कि प्रोटोजोआ की श्रेणी में रखा जाता है। तो मलेरिया परजीवी को प्रोटोजोआ श्रेणी में रखा जाता है। यह एक कोष की जीव होता है। मलेरिया रोग का वाहक कौन है? यह प्रश्न 25 आपके जनवरी वाले एग्जाम में आया हुआ था कि मलेरिया रोग का वाहक कौन होता है। तो मलेरिया रोग का वाहक मादा एनाफिलीज मच्छर होती है। तो चलिए आपको मलेरिया परजीवी का चित्र दिखा देते हैं। तो ये है चित्र मलेरिया परजीवी का। ऐसे आपको चित्र दिया जा सकता है, फिर आपसे पूछा जा सकता है कि ये कौन सी परजीवी का चित्र है, या फिर ये किस श्रेणी के अंतर्गत आता है। तो याद रखिएगा, ये प्रोटोजोआ श्रेणी का मलेरिया परजीवी का चित्र है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसकी आकृति निश्चित नहीं होती है? पैरामीशियम, युग्लिना, ट्रेपोसोमा या फिर अमीबा? बताइए किसकी आकृति निश्चित नहीं होती है। चलिए आंसर देख लें। सही आंसर है डी, यानी कि अमीबा की आकृति निश्चित नहीं होती है। देखिए, तो अमीबा की आकृति निश्चित नहीं होती है। अमीबा को एक कोष की श्रेणी में रखा जाता है। चलिए आपको अमीबा का चित्र दिखा देते हैं। जो ये अमीबा का चित्र है, यह एक कोष की होता है। और याद रखिए, जो है इसकी आकृति निश्चित नहीं होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अमीबा का प्रचलन अंग कौन सा होता है? सीलिया, फ्लैजिला, कूटपाद या फिर टेंटेकल्स? चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है सी, यानी कि जो कूटपाद है वो अमीबा का प्रचलन अंग होता है। ठीक है, और अमीबा को प्रोटोजोआ संघ के अंतर्गत रखा जाता है। यह आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए वीडियो पसंद आ रहा हो तो मेरे भाई वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। और अगर आप इसका अगला पार्ट चाहते हैं तो वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि हाँ सर, हमें अगला पार्ट चाहिए। तो ये जंतु विज्ञान का वर्गीकरण का वीडियो है। इसकी सीरीज जैसे ही खत्म होती है, वैसे ही हम पादप विज्ञान वर्गीकरण का वीडियो लेकर के आएंगे। ठीक है, आपके कमेंट के ऊपर, आपके लाइक के ऊपर आधारित है कि अगला वीडियो कब आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पौधों और जंतुओं के बीच की योजक कड़ी को किसके रूप में जाना जाता है? यानी कि पौधे और जंतुओं के बीच की योजक कड़ी किसे कहा जाता है, यह आपसे पूछा जा रहा है। अमीबा, युग्लिना, प्लाज्मोडियम या फिर पैरामीशियम? चलिए आंसर देखें। सही आंसर है बी, यानी कि युग्लिना को पौधे और जंतुओं के बीच की योजक कड़ी के रूप में जाना जाता है। चलिए युग्लिना का आपको चित्र दिखा देते हैं। तो ये है युग्लिना। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा, आपको ऐसा चित्र दिया रहेगा एमपी पुलिस के एग्जाम में, और पूछा जाएगा कि यह चित्र किसका है, तो आपको बताना है यह युग्लिना का चित्र है। या फिर आपसे पूछा जा सकता है कि पौधे और जंतुओं के बीच की योजक कड़ी के रूप में किसे कहा जाता है, तो युग्लिना को पौधे और जंतुओं के बीच की योजक कड़ी कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पेचिश के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ कौन सा है? अमीबा, एंटामीबा, पैरामीशियम या फिर ट्रिप्नोसोमा? चलिए आंसर देख लें। सही आंसर है बी, यानी कि एंटा अमीबा जो है वो पेचिश के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ होता है, और यह एक कोष की होता है। चलिए एंटा अमीबा का चित्र भी आपको दिखा देते हैं, क्योंकि चित्र लगातार आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है। तो ये एंटा अमीबा का चित्र है, इसे अच्छे से देख लीजिए। यह एक प्रोटोजोआ होता है। ऐसे चित्र दिया रहेगा, फिर पूछा जाएगा कि ये किस संघ का प्राणी है, तो आपको बताना है यह प्रोटोजोआ संघ का प्राणी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 से 4 प्रश्न आपके यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे, 4 नंबर आपके यहाँ पर पक्के हो जाएंगे।
याद रखिएगा वीडियो को अंत तक जरूर देखना है और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करना है। अब आपको पता है धीरे-धीरे पैटर्न चेंज हो रहा है। पहले शुरू में आपसे लगातार 2 प्रश्न आ रहे थे जिसमें चित्र दिया रहता था और आपसे पूछा जाता था कि ये किसका चित्र है। अब आपसे प्रश्न कन्वर्ट कर दिए हैं, प्रश्नों की संख्या बढ़ा दी है। अब 1 चित्र आता है और 3 से 4 प्रश्न जो है वर्गीकरण से पूछे जाते हैं। अब पादप वर्गीकरण से भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो पादप वर्गीकरण की अगर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। काला अजार उत्पन्न करने वाला प्रोटोजोआ इनमें से कौन-सा है? एंटामीबा, ट्रिप्नोसोमा, ट्रैकोमोनास या फिर लिस्मेनिया? चलिए आंसर देख लें। सही आंसर है डी यानी कि लिस्मेनिया जो है वो काला अजार उत्पन्न करने वाला प्रोटोजोआ होता है, ठीक है? और ये जो प्रोटोजोआ लिस्मेनिया है यह एक कोशिकीय होता है। चलिए लिस्मेनिया का चित्र देख लीजिए। तो ये है लिस्मेनिया, ये लिस्मेनिया का चित्र है। पूछा जा सकता है कि एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय है? आपको आंसर देना है यह एक कोशिकीय होता है और इसकी वजह से काला अजार उत्पन्न होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निद्रा रोग कौन पैदा करता है? इनमें से निद्रा रोग किसकी वजह से होता है? ट्रैकोमोनास, ट्रिप्नोसोमा, लिस्मेनिया या फिर प्लाज्मोडियम? चलिए आंसर देख लें। सही आंसर है बी यानी कि ट्रिप्नोसोमा की वजह से निद्रा रोग होता है। देखिए इसका वाहक कौन होता है पूछा जा सकता है। तो याद रखिएगा जो निद्रा रोग है उसका वाहक सीसी मक्खी होती है। यानी कि जो निद्रा रोग है इसका वाहक कोई मच्छर नहीं होता है, इसका वाहक मक्खी होती है और वो मक्खी कौन सी है? सीसी मक्खी होती है, ठीक है? चलिए ट्रिप्नोसोमा का चित्र आपको दिखा दें तो ये है ट्रिप्नोसोमा, ठीक है? ध्यान से देख लीजिए ये ट्रिप्नोसोमा है। चित्र आपको दिया रहेगा, प्रश्न पूछा जाएगा किसका चित्र है तो आपको बताना है ट्रिप्नोसोमा, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है मनुष्य की आंत में रहने वाला अरोगजनक परजीवी प्रोटोजोआ इनमें से कौन सा है? यानी कि जो मनुष्य की आंत में रहता है वो कौन सा प्रोटोजोआ? यह प्रश्न अभी हाल ही में एमपी पुलिस में पूछा भी गया है, ठीक है? शुरुआत की शिफ्ट में यह प्रश्न पूछा गया था। ई कोलाई, ई हिस्टोलिका, ई जिंजीवेलिया या फिर इनमें से कोई नहीं? चलिए आंसर देख लें। सही आंसर है ए यानी कि ई कोलाई जो है वो मनुष्य की आंत में रहने वाला एक परजीवी प्रोटोजोआ होता है, ठीक है? और यह भी एक कोशिकीय होता है। चलिए ई कोलाई का चित्र देख लेते हैं। तो ये है ई कोलाई, ध्यान से देख लीजिए। चित्र आपको दिया रहेगा, प्रश्न पूछा जाएगा ये किसका चित्र है तो आपको बताना है या ई कोलाई है या फिर पूछा जाए किस संघ का प्राणी है तो आपको बताना है प्रोटोजोआ संघ का प्राणी होता है, ठीक है? मनुष्य की आंत में पाया जाता है ई कोलाई। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। चाहे आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप एमपीएसआई, एमपीपीएससी या फिर किसी की भी तैयारी कर रहे हो जिसमें विज्ञान से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये वे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो वर्गीकरण से लगातार परीक्षाओं में पूछे जाते रहे हैं, ठीक है? इनमें से कुछ प्रश्न एमपी पुलिस में आ चुके हैं और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जिनकी आगे आने की संभावनाएं हैं, उन प्रश्नों को भी हमने यहाँ पर कवर किया है। अमीबा में कूटपाद क्यों महत्वपूर्ण होते हैं? भोजन ग्रहण करने के लिए, केवल प्रचलन के लिए, भोजन ग्रहण तथा प्रचलन दोनों के लिए या फिर केवल आक्रमण के लिए? आइए आंसर देखें। सही आंसर है सी यानी कि भोजन ग्रहण तथा प्रचलन दोनों के लिए अमीबा में कूटपाद होते हैं। तो अमीबा में कूटपाद भोजन ग्रहण तथा प्रचलन दोनों के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। अमीबा एक कोशिकीय होता है इसलिए इसके कूटपाद में दोनों क्रियाएं होती हैं, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। चैनल को अभी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर आप लगातार अगली वीडियो देखना चाहते हैं। स्पंजों के शरीर में पाए जाने वाले छोटे छोटे छिद्र क्या कहलाते हैं? ऑस्टिया, अस्कुलम, रेडुला या फिर सीलिया? चलिए आंसर देख लें। सही आंसर है ए यानी कि ऑस्टिया कहा जाता है जो स्पंजों के शरीर में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। देखिए तो छोटे छोटे छिद्रों को ऑस्ट्रेलिया कहते हैं। स्पंज पोरीफेरा संघ के अंतर्गत आते हैं। जो भी छिद्र युक्त आपको दिखाई दे वो सभी छिद्र युक्त जो भी वो आपके प्राणी होंगे वो आपके पोरीफोरा संघ के अंतर्गत आएँगे। चलिए आपको स्पंज की आकृति दिखा देते हैं। तो ये है स्पंज, देख लीजिए छोटे-छोटे छिद्र आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो छिद्रयुक्त जो भी होगा वो आपको पोरीफेरा संघ के अंतर्गत आएगा, ठीक है? यह प्रश्न पूछा जा चुका है। शायद 20 तारीख वाले एग्ज़ाम में पूछा गया था कि ये जो चित्र आपको दिखाई दे रहा है ये किस संघ के अंतर्गत आता है? तो आपको बताना है पोरीफेरा संघ के अंतर्गत आता है। आगे भी प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। सिलेंट्रेटा संघ के एनी को किस नाम से जाना जाता है? प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, नाइडेरिया या फिर एनीलिडा? बताइए एनी को किस नाम से जाना जाता है? सही आंसर है सी यानी कि नाइडेरिया के नाम से एनी को जाना जाता है। देखिए तो सिलेंट्रेटा संघ के एनी को निडेरिया के नाम से जाना जाता है। यह बहुकोशिकीय होता है। याद रखिएगा निडेरिया जो है वो बहुकोशिकीय होता है। तो यह है आपका निडेरिया।
ये चित्र आप ध्यान से देख लीजिए, यह आपका निडेरिया। देखिए प्रश्न आपको थोड़ा-सा कठिन लगेंगे और प्रश्नों का जो आपका लेवल है वो भी थोड़ा-सा अप है, तो आपको 2 से 3 बार ये वीडियो ज़रूर देख लेनी है, जितने भी वीडियो आगे हम अपलोड करने वाले हैं। अगर आपका 17 फरवरी तक, आज से 17 फरवरी के बीच में जो भी आपका एमपी पुलिस का एग्ज़ाम है, वे सब लोग इस वीडियो को 2 से 3 बार ज़रूर देख कर जाएँगे, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। हाइड्रा और मिलीपोरा किस संघ के अंतर्गत आते हैं? प्रोटोजोआ, सिलेंट्रेटा, ऑर्थोपोडा या फिर इनमें से कोई नहीं? आंसर देख लें, सही आंसर है बी यानी कि सिलेंट्रेटा के अंतर्गत हाइड्रा और मिलीपोरा आते हैं, ठीक है? देखिए, और ये दोनों ही बहुकोषीय होते हैं। हाइड्रा और मिलीपोरा दोनों बहुकोषीय होते हैं। चलिए चित्र आपको दिखा दें, तो ये है आपका हाइड्रा, ठीक है? तो ये क्या होता है, एक बहुकोषीय जीव है और ये जो है आपका सिलेंट्रेटा संघ के अंतर्गत आता है, याद रखिएगा हाइड्रा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कोरल रीफ का निर्माण किस संघ के द्वारा किया जाता है? यानी कि कोरल रीफ किस संघ से संबंधित है? प्रोटोजोआ, सिलेंट्रेटा, ऑर्थोपोडा या फिर पोरीफेरा? आइए आंसर देखें, सही आंसर है बी यानी कि सिलेंट्रेटा के अंतर्गत आता है और कोरल रीफ का भी चित्र आपके एमपी पुलिस के एग्जाम में आ चुका है। देखिए, तो कोरल रीफ का निर्माण सिलेंट्रेटा संघ के द्वारा किया जाता है। भारत के अंडमान निकोबार में कोरल रीफ से बनी चट्टानें पाई जाती हैं। यह कैल्शियम कार्बोनेट की बनी हुई चट्टानें होती हैं। चलिए कोरल रीफ का आपको चित्र दिखा देते हैं। तो ये है कोरल रीफ, ध्यान से देख लीजिए, प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। याद रखिएगा, कोरल रीफ सिलेंट्रेटा संघ के अंतर्गत आता है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। हाइड्रा का प्रचलन अंग कौन सा होता है? कूटपाद, सीलिया, टोंटेकिल्स या फिर फ्लैसिला? आइए आंसर देखें, सही आंसर है सी यानी कि टोंटेकिल्स जो है वो हाइड्रा का प्रचलन अंग होता है, ठीक है? चलिए, तो ये है आपका टोंटेकिल्स यानी कि हाइड्रा का प्रचलन अंग और यही आपका हाइड्रा है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से जेलीफिश के नाम से किसे जाना जाता है? हाइड्रा को, फाइसेलिया को, ऑरिलिया को या फिर मैड्रीडियम को? चलिए आंसर देखें, सही आंसर है सी यानी कि ऑरिलिया को जेलीफिश के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑरिलिया के नाम से जेलीफिश को जाना जाता है या सिलेंट्रेटा संघ के अंतर्गत आता है। चलिए आपको जेलीफिश का चित्र दिखा दें। देखिए, तो ये है जेलीफिश, आपसे ये चित्र दिया रहेगा और आपसे पूछा जाएगा कि यह किस संघ के अंतर्गत आता है। तो याद रखिएगा, सिलेंट्रेटा संघ के अंतर्गत आता है जेलीफिश, जिसे हम ऑरिलिया भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पुर्तगीज मैन ऑफ वॉर के नाम से किसे जाना जाता है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि अब धीरे धीरे क्या कर रहे हैं कि दो चित्र की जगह अब एक चित्र देंगे और प्रश्नों की संख्या बढ़ाई है, तो वहां पर ऐसे प्रश्न बन सकते हैं। पुर्तगीज मैन ऑफ वॉर के नाम से किसे जाना जाता है? फाइसेलिया को, हाइड्रा को, ऑरिलिया को या फिर अबिलिया को? चलिए आंसर देखें, सही आंसर है ए यानी कि फाइसेलिया को पुर्तगीज मैन ऑफ वॉर के नाम से जाना जाता है, ठीक है? तो फाइसेलिया एक तरह का शैवाल होता है। याद रखिएगा, प्रश्न पूछा जा सकता है कि शैवाल के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो शैवाल के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहा जाता है। चलिए चित्र देख लीजिए, तो ये है आपका फाइसेलिया, ठीक है? चित्र को गौर से जरूर देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, फीताकृमि किस संघ का महत्वपूर्ण प्राणी है? एनिलिडा का, एम्फीबिया का, मोलस्का का या फिर प्लेटीहेल्मिन्थीस का? चलिए आंसर देखें, इसका सही आंसर है डी यानी कि प्लेटीहेल्मिन्थीस के अंतर्गत आता है आपका फीताकृमि। तो देखिए, फीताकृमि और प्लेनेरिया प्लेटीहेल्मिन्थीस संघ के अंतर्गत आते हैं। चलिए आपको फीताकृमि का चित्र दिखा दे, तो ये है फीताकृमि। चित्र को फिर से एक बार आप गौर से देख लीजिएगा और ये प्लेटीहेल्मिन्थीस ग्रुप के अंतर्गत आता है, याद रखिएगा, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसका अधपका मांस खाने से फीताकृमि मनुष्य की आंत में पहुंच जाता है? बकरी का, भेड़ का, मुर्गे का या फिर सूअर का? किसका अधपका मांस अगर आप खा लेते हैं तो फीताकृमि आपके आंत में पहुंच जाएगा और आपको हानि पहुंचाएगा? सही आंसर है डी यानी कि सूअर का अधपका मांस खाने से जो फीताकृमि है वो मनुष्य की आंत में पहुंच जाता है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये फीताकृमि का एक और चित्र है, यह चित्र भी दिया जा सकता है, याद रखिएगा दोनों चित्र आपके फीताकृमि के होते हैं। ये फीताकृमि की आंतरिक संरचना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फेरिटीमा पोस्टुमा निम्न में से किसका वैज्ञानिक नाम है? देखिए अब क्या हो रहा है, धीरे धीरे वैज्ञानिक नाम की ओर बढ़ रहे हैं, क्योंकि प्रश्न मतलब पेपर को थोड़ा सा सरल बनाएंगे तो वैज्ञानिक नाम पूछे जा सकते हैं। तो ये किसका वैज्ञानिक नाम है? जोंक का, नेरिस का, केंचुआ का या फिर फीताकृमि का? तो सही आंसर है इसका सी यानी कि केंचुए का जो वैज्ञानिक नाम है वो फेरिटीमा पोस्टुमा होता है, ठीक है? और केंचुए को किसान मित्र भी कहा जाता है। चलिए चित्र आपको दिखा दे, तो ये है केंचुआ, काफी लोग परिचित होंगे इससे। देखिए, जो वैज्ञानिक नाम है, तो महत्वपूर्ण जंतुओं के वैज्ञानिक नाम के ऊपर एक हम वीडियो बना देंगे, क्योंकि मेरी जहां तक मुझे उम्मीद है कि आगे आपसे वैज्ञानिक नाम पूछे जा सकते हैं जैसे ही पैटर्न चेंज होगा। देखिए 5 दिन के बाद पैटर्न चेंज हो जा रहा है, ध्यान रखिएगा, ठीक है? कुछ आपके लगभग, आप अगर मान लीजिए 23, 24, 25, 26, 27, 28,
इतने दिन आपको पेपर थोड़े से सरल मिले हैं। 29 यानी कि आज से पैटर्न फिर से चेंज हो गया है और प्रश्न थोड़े से अप लेवल हो गए हैं, ठीक है? तो आगे भी पैटर्न चेंज मिलता रहेगा आपको। आगे आपसे जो है वैज्ञानिक नाम पूछे जा सकते हैं। चलिए, तो हम इसके ऊपर एक वीडियो बना देंगे, जिससे कि आप वैज्ञानिक नाम वाली वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। केंचुआ कृषकों का परम मित्र होता है क्यों? क्या कारण है कि केंचुआ कृषकों का परम मित्र होता है? अभी तक यह प्रश्न एमपी पुलिस में नहीं आया है, लेकिन आगे इसके आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। 2-3 स्टार लगा लीजिएगा। केंचुआ नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है, मृदा में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाता है, केंचुआ कीटनाशक है या फिर केंचुआ कवकनाशक है? चलिए आंसर देखें, सही आंसर है बी, यानी कि मृदा में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ा देता है। तो केंचुआ जमीन को छिद्रयुक्त बनाकर मृदा में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ा देता है। केंचुआ एनिलिडा ग्रुप के अंतर्गत आता है, याद रखिएगा ग्रुप पूछा जा सकता है। तो केंचुआ आपका एनिलिडा ग्रुप के अंतर्गत आता है, याद रखिएगा। जोंक और नेरिस ये दोनों भी आपके एनिलिडा ग्रुप के अंतर्गत आते हैं, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे और आज का आपका प्रश्न है, जिसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करने पर अगली वीडियो में आपका नाम स्क्रीनशॉट के साथ में आएगा। आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? ठीक है, तो आपको बताना है कि आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है। ये वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए और इस वीडियो की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए 2 दिन बाद आपको पीडीएफ मिल जाएगी। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। कल शाम को हम पीडीएफ डाल देंगे, ठीक है? आप हमारे टेलीग्राम चैनल सक्सेस जंक्शन को ज्वाइन कर सकते हैं और बहुत सारी एमपी जीके, एमपी पुलिस के अंतर्गत आने वाली और महत्वपूर्ण वीडियो आपको वहां पर देखने को मिल जाएगी। जल्द ही मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।